कपड़े बदलकर मैंने खिड़की खोल दी। बाहर बहुत हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। मेरे पास पिछले 1 साल से बरसात ही नहीं थी। जब सर्दी असहनीय हो जाती तो अपना डफल कोट पहनकर बाहर निकलता था। 3 साल पहले लंदन में बहुत कम दाम पर उसे खरीदा था। बटनों के स्थान पर भी उसमें लकड़ी की फिटकनियाँ लगी थीं। बरसाती का काम भी आज तक मैं उसी कोट से निकालता आया हूँ। पहले पहल उसे पहनकर बाहर निकलने में काफ़ी संकोच होता था। लड़कियां मुंह फेर कर हंसने लगतीं और बच्चे वे मुझे हूलिगन समझकर मेरे पीछे पीछे भागते थे। मुझे पहले जैसा संकोच महसूस नहीं होता, लेकिन अब आदत पड़ गई है। पलंग के नीचे से मैंने बियर की बोतल बाहर निकाल ली। मछली और बासी रोटी खाने के बाद मेरा गला सूख गया था। शायद इन छुट्टियों में मुझे कोई काम मिल सके। मैंने बियर का लंबा सा घूंट लिया और बाहर देखने लगा। हो सकता है उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया है, यदि कुछ तय हो गया तो आज रात में वोदका की बोतल खरीद सकूंगा। यह सोचकर मुझे हल्की सी खुशी हुई। मैंने गले से मफलर कस कर लपेट लिया। जूठे बर्तन इकट्ठे करके बेसिन के नीचे डाल दिए। आंखें बेसिन के ऊपर लगे शीशे पर उठ आईं। कमरे का एक हिस्सा उसकी ओर झांक रहा था। ऊंची दीवार का एक कोना, नीचे जुआगिरी की एक स्टिल लाइफ जो पिछले साल लाइपरजान में खरीदी थी। चेक इंग्लिश शब्दकोश जो हमेशा मेरे तकिए के पास पड़ा रहता था। बियर की बोतलें, चारों तरफ बिखरे ग्रामोफोन के रिकॉर्ड। मैंने बोतल नीचे रख दी, गर्म पानी का पंप खोला और अपना सिर बेसिन में डाल दिया। कुछ देर बाद तौलिया से मुंह पोंछते हुए जब मैंने घड़ी देखी तो मैं एकदम चौंक गया था। जेब से दस्ताने निकाले, कमरे की चाबी, ट्राम का पास, लेकिन पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वे टैक्सी के पैसे देंगे, मैंने सोचा और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। चाबी लगाते हुए मुझे एकाएक कुछ याद हो आया। फिर दरवाज़ा खोला और लगभग भागता हुआ कमरे के भीतर चला गया। झपट कर आधी बची हुई बियर की बोतल होठों से लगा ली। पीते समय मेरी आंखें खिड़की पर उठ गईं। बारिश की बूंदें कब धीरे धीरे सफ़ेद स्वप्निल रुई के गालों में बदल गई थी, मुझे पता नहीं चला था। प्राग में हिमपात। होटल से टैक्सी स्टैंड अधिक दूर नहीं था। हॉस्टल से टैक्सी स्टैंड अधिक दूर नहीं था। सिर्फ बीच की एक गली पार करनी पड़ती थी, किंतु उस समय मुझे उतना दूर चलना भी दूभर जान पड़ा। 2 ऊनी जुराबों के बावजूद पांव सुन्न पड़ गए थे। सड़क सूनी पड़ी थी। जब इक्की दुक्की कार कंक्रीट की सड़क से गुजरती, मैली बर्फ के टुकड़े सफ़ेद खरगोशों से उछलते हुए फुटपाथ के नीचे दुबक जाते। टैक्सी स्टैंड वीरान पड़ा था। न जाने कब से पीछे की ओर दीवार के खोखल में रखा टेलीफोन चीख रहा था। वहाँ कोई भी टैक्सी ड्राइवर नहीं था जो रिसीवर उठाकर उसकी आतुर अकेली पुकार का उत्तर दे पाता। मैं खड़ा रहा। टैक्सी स्टैंड के सामने एक पार्क था और उसके पीछे आधुनिक ढंग का चौकोर गिरजा। शुरू वसंत के दिनों में जब बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती, बूढ़े लोग सर्विस के बाद पार्क की बेंचों पर बैठते थे। हल्की सी धूप में कंबल में लिपटे बच्चे पैराम्बुलेटर पर लेटे रहते। औरतें बातें करती। पुरुष, यदि वे बूढ़े होते, जैसा कि अक्सर होता था, धूप में देर तक ऊँगते रहते। कबूतर वहाँ हमेशा ही रहते, सर्दी, गर्मी और पतझड़ में भी।
वे चर्च की छत से उतरकर कभी कभी बच्चों की पैराम्बुलेटर पर बैठ जाते, उस समय तक बैठे रहते जब तक कोई स्त्री हाथ उठाकर उन्हें उड़ा नहीं देती। अब वहाँ कुछ नहीं था। मैं देर तक टैक्सी की प्रतीक्षा करता रहा। मैंने किसी व्यक्ति को चर्च से बाहर आते नहीं देखा। हो सकता है सर्विस खत्म हो चुकी थी, या शायद यह मेरा भ्रम हो। वे लोग भीतर हों और मैं धुंध और बर्फ के कारण कुछ न देख पा रहा हूँ। मैं सिर्फ बेंच देख सकता था, वे भी सब नहीं। सिर्फ वे ही बेंच जो लैंप पोस्ट के निकट थे। वे ऊपर से नीचे तक बर्फ में ढके थे। लैंप पोस्ट की रोशनी में वे संगमरमर के से जान पड़ते थे। टैक्सी की प्रतीक्षा अधिक देर तक नहीं हो सकी। समय बहुत कम था और मैं सर्दी में ज़्यादा बाहर नहीं खड़ा रह सका। ट्राम आई थी और उसे इतना पास देखकर मैं उसमें चढ़ गया था। मुझे हल्का सा खेद हुआ था कि अब टैक्सी में मुफ्त सवारी करने के अवसर का उपयोग नहीं कर सकूंगा। मैंने अपने डफल कोट के हुड से बर्फ झाड़ दी। काश मैं बीच में उतरकर इज़ेरा में सिर्फ एक वोदका पी सकता, मैंने सोचा और सर्दी रोकने के लिए सीटी बजाने लगा। आपको ट्राम में सीटी नहीं बजानी चाहिए, कंडक्टर ने मेरे पास आकर कहा। वह संदिग्ध दृष्टि से मेरे डफल कोट की ओर देख रही थी। मैंने बहाना किया कि मैं चेक नहीं समझता हूँ। उसने हवा में हाथ उठाकर कंधे सिकोड़ लिए। कंडक्टर भुनभुनाती हुई दूसरी तरफ चली गई। वह अधेड़ उम्र की थी और सर्दी के कारण उसकी नाक एकदम लाल सी हो गई थी, जैसे सलामी का एक लंबा टुकड़ा उसकी आंखों के नीचे चिपक आया हो। दरवाजे को खटाक से बंद करके वह भीतर के केबिन में चली गई। मैं दरवाजे के शीशे से उसे देखता रहा। भीतर ट्राम के केबिन के भीतर सर्दी कम थी। कोरोना की शाम है दोस्तों। मैं पढ़ तो रही हूँ ऐसे सर्दी का विवरण। ये दरअसल सेंट्रलाइज्ड हीटिंग से पहले का विवरण है। आजकल तो वहाँ बसें भी सेंट्रली हीटेड होती हैं। मैंने चेक रिपब्लिक में तो नहीं देखा है, लेकिन अमेरिका यूएसए में तो होती हैं प्लेन की तरह। लेकिन फिर भी ये एक समय है और उस समय की खूबसूरती। और ये -15 डिग्री की बात कर रहे हैं। मैं तो जहाँ रहती थी कैलगरी अल्बर्टा में, वहाँ -40 डिग्रीज होता था। लेकिन वही है कि जब जितनी देर में मैं मोटे दस्ताने पहन के ग्रोसरी स्टोर से दूध खरीद के लाती थी, मेरे हाथ जम जाते थे एकदम सुन्न। 10 मिनट लगता है उसको फिर वापस अनथॉ होने में, डिफ्रीज होने में। तो वो मतलब उस वक्त तो चल जाता है, लेकिन अब भी नहीं चलेगा। उस वक्त के मेरे स्टैमिना और अब के स्टैमिना में भी अंतर हो गया। वो सहने से ही शायद। बहरहाल किंतु मुझ में इतना धैर्य न था कि वहाँ बैठ सकूं। इसके अलावा भीतर के हिस्सों में भीगे ओवरकोटों की गंध जमा हो जाती थी। वह गंध पसीने में तर मैले कपड़ों की गंध से मिलती थी। और यह अजीब है कि कैसे लोगों के कपड़ों से मिलकर बर्फ और पसीना अपना अंतर खो देते हैं। हाँ, सचमुच अजीब है और यही जीवन की सच्चाई है। कोरोना की शाम है दोस्तों। मुझे हल्की सी खांसी है, ज़रा सा सिर दर्द, जो अब बेहतर है दोनों, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये उसी तरह है जैसे सर्दी में वोदका की एक बोतल, है ना, बर्फीले प्रदेशों की कथा सुनना। नेशनल म्यूज़ियम पर कुछ लोग भीतर आए थे। ट्राम अब ढलान पर उतर रही थी। मुझे लगता है कि अगला हिस्सा मैं आपको बाद में सुनाती हूँ। इतना खूबसूरत। शुक्रिया सुनने के लिए।